हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 24 सितंबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 24 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे, साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गैंडा दिवस या फिर वर्ल्ड राइनो डे हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। दरअसल इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है गैंडों की 5 जीवित प्रजातियों की रक्षा करना, यानी कि इनके लिए जागरूकता बढ़ाना, इनकी घटती आबादी, साथ ही शिकार, आवास हानि और अन्य खतरों की तरफ ध्यान आकर्षित करना। और पहली बार साल 2010 में यह दिवस मनाया गया था। इसके बाद साल 2011 में WWF द्वारा वैश्विक स्तर पर इसे मान्यता दी गई। अब गैंडे की ये 5 प्रजातियां कौन सी हैं? तो पहला है एक सींग वाले गैंडे, जो कि खास तौर पे भारत और नेपाल में पाया जाता है। अगला है यानी दूसरा काला गैंडा, ये अफ्रीका में पाया जाता है। तीसरा है सफेद गैंडा, ये भी अफ्रीका में पाया जाता है। चौथा है जावन गैंडा, ये इंडोनेशिया में पाया जाता है। और पांचवा है सुमात्रन गैंडा, ये भी इंडोनेशिया में पाया जाता है। अब थोड़े आंकड़ों की बात करें तो एक सींग वाले गैंडे की आबादी वैश्विक स्तर पे वर्तमान में 4075 है, जबकि केवल भारत में 3323, जबकि नेपाल में 752 है। और इनकी आयुसीन स्थिति की बात करें तो एक सींग वाले गैंडे, जो कि भारत और नेपाल में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ये आयुसीन की संवेदनशील श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जबकि काला गैंडा अफ्रीका, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है, संकटग्रस्त की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा सफेद गैंडा, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है, ये निकट संकटग्रस्त की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जावन गैंडा, जो कि इंडोनेशिया में पाया जाता है, ये अत्यंत संकटग्रस्त की श्रेणी में आते हैं। जबकि सुमात्रन गैंडा, जो कि ये भी इंडोनेशिया में पाया जाता है, ये अत्यंत संकटग्रस्त की श्रेणी में ये भी आता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 सितंबर। अगला सवाल है, हाल ही में 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो 25वां एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन, हाल ही में इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया था और इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व CBI द्वारा किया गया था, जो कि इंटरपोल से जुड़े मामलों के लिए भारत का राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है। भारत को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया इस दौरान। और भारत के इस समिति के सदस्यता की अवधि है साल 2025 से लेकर 2029 तक। और इस समिति का उद्देश्य है एशिया क्षेत्र की सुरक्षा चुनौतियों पर मिलकर काम करना, जैसे कि संगठित अपराध, साइबर क्राइम, मानव तस्करी, आतंकवाद और ड्रग्स संबंधी अपराध इनमें शामिल हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। अब जानेंगे एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन आखिर है क्या। तो दरअसल यह इंटरपोल द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक क्षेत्रीय मंच है, जो कि इसमें एशिया के सदस्य देशों की पुलिस एजेंसियां मिलकर अपराध की प्रवृत्तियों पर चर्चा करती हैं, साथ ही रणनीति बनाती हैं और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के उपायों पर काम करती हैं। और यह हर 2 से 3 वर्षों पर आयोजित किया जाता है, जो कि किसी भी एशियाई देश में इसका आयोजन किया जाता है जो कि इसके सदस्य होते हैं। तो अब शॉर्ट में इंटरपोल को जानेंगे। तो इंटरपोल का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना साल 1923 में की गई थी और उस वक्त इसका नाम था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। और जबकि साल 1956 में इसका नाम बदलकर इंटरपोल किया गया। और इसके सदस्य देश हैं वर्तमान में 195 और इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में है। इसका मुख्य उद्देश्य है देश की पुलिस एजेंसियों को आपस में जोड़ना। और वर्तमान में इंटरपोल के महासचिव हैं जर्जेन स्टॉक। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में 524 साल पुराने त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो हाल
हाल ही में त्रिपुरा में 524 साल पुराने त्रिपुर सुंदरी मंदिर का पुनर्विकास किया गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, यानी कि इस पुनर्विकसित किए गए मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, जिसका निर्माण साल 1521 ईस्वी में महाराजा धान्य माणिक के द्वारा किया गया था। और इस पे लागत कितनी आई है इस पूरे पुनर्विकास में, तो 52 से लेकर 54 करोड़ रुपए तक, जिसमें कि केंद्र सरकार द्वारा 34.4 करोड़ रुपए का वहन किया गया है, जबकि राज्य सरकार द्वारा 7 से 18 करोड़ रुपए वहन किया गया है। पुनर्विकास केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत इसका पुनर्विकास किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। तो अब त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी साल 1972 को की गई थी और इसकी राजधानी है अगरतला। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मानिक साहा, वर्तमान राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और त्रिपुरा में 8 जिले हैं। त्रिपुरा की राजकीय पक्षी है हरा कबूतर, राजकीय फूल है नाग केसर, जबकि राजकीय वृक्ष है अगर। और त्रिपुरा की भाषा है कोकबरोक, बांग्ला और हिंदी। और इसके अलावा 3 तरफ से त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला सवाल है, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा भजंथरी नियुक्त किए गए हैं, जो कि बिहार के 46वें मुख्य न्यायाधीश होंगे और यह 22 अक्टूबर साल 2025 को अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इन्होंने विपुल एम पंचोली की जगह ली है, जो कि बिहार के 45वें मुख्य न्यायाधीश थे। अब पटना उच्च न्यायालय, तो इसकी स्थापना 9 फरवरी साल 1916 को की गई थी और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे सर एडवर्ड मायवर्ड जेम्स चामियर, जो कि 1 मार्च 1916 से 30 अक्टूबर साल 1917 तक इस पद पे रहे थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पवन कुमार भीमप्पा भजंथरी। अगला सवाल है, हाल ही में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के लिए जारी आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसके द्वारा गाया गया है? तो हाल ही में आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत जारी किया गया है ब्रिंग इट होम, जिसको गाया है भारतीय गायिका श्रेया घोषाल द्वारा। और हाल ही में इसके लिए अभियान भी चलाया गया था, उसका नाम है विल टू विन। अब आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025, तो दरअसल इसका आयोजन 30 सितंबर से 2 नवंबर तक किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से इसमें 8 टीमें भाग लेंगी। ये 8 टीमें हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। और हाल ही में आईसीसी द्वारा महिला वनडे विश्व कप 2025 और इसके साथ ही महिला टी20 विश्व कप, जो कि साल 2026 में आयोजित किया जाएगा, इन दोनों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से यूनिलीवर और साथ ही गूगल के साथ साझेदारी की गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रेया घोषाल। अगला सवाल है, हाल ही में चौथा सौर गांव बना धोर्डो किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में गुजरात का चौथा पूरे तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव धोर्डो गांव बना है, यानी कि गुजरात के धोर्डो गांव के सभी घर पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले बन गए हैं। इनसे पहले 3 गांव कौन से हैं गुजरात के? तो पहला है मोढेरा, दूसरा है सुखी और तीसरा है मसाली। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात। तो अब गुजरात भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। इसकी राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, वर्तमान राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और हाल ही में आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। और यहाँ की राजकीय भाषा है गुजराती। यहाँ पे जिले हैं वर्तमान में 33 और राजकीय पशु है गुजरात की एशियाई शेर, राजकीय पक्षी है फ्लेमिंगो, राजकीय वृक्ष है आम, राजकीय फूल है मौलसिरी। और गुजरात अपनी सीमा किनसे साझा करता है? तो 3 राज्यों से, इसके अलावा अरब सागर से। अगला सवाल है, भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
तो भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 इसका आयोजन 30 से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। और इसका आयोजन केंद्र सरकार और साथ ही वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। और इसका उद्घाटन पीयूष गोयल के द्वारा किया जाएगा, जो कि वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है चावल के उत्पादन, गुणवत्ता, विविधता और साथ ही इसके निर्यात को बढ़ावा देना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला सवाल है, वर्ष 2025 से प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, दरअसल इसकी शुरुआत साल 2016 में की गई थी और यह हर साल धनतेरस के दिन मनाया जाता था, जो कि हिंदू चंद्र कैलेंडर पर आधारित था। और हर साल इसमें बदलाव देखने को मिलता था, यानी कि अलग अलग दिन पे ये मनाया जाता था। और 23 मार्च साल 2025 को इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा इसे हर साल 23 सितंबर को मनाए जाने की घोषणा की गई। और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है मानव और धरती के लिए आयुर्वेद। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 सितंबर। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना के एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारतीय सेना के अभ्यास अमोघ फ्यूरी का आयोजन हाल ही में राजस्थान में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय सेना की युद्ध क्षमता, परिचालन तत्परता और विभिन्न प्रकार की अग्नि शक्ति प्लेटफॉर्मों, हेलीकॉप्टर, आर्टिलरी प्लेटफॉर्म, ड्रोन आदि के बीच समन्वय का परीक्षण करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला सवाल है, हाल ही में भारत द्वारा मत्स्य पालन के लिए विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की गई है? तो हाल ही में भारत सरकार के मत्स्य विभाग और साथ ही एफएओ के बीच मत्स्य पालन क्षेत्र में विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने के लिए समझौते हुए हैं। अब एफएओ है क्या, इसे हम आगे देखेंगे, साथ ही ब्लू पोर्ट है क्या, इसे भी हम आगे देखेंगे। तो दरअसल इसके लिए कुल निवेश किया जाएगा 369.8 करोड़ रुपए का। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो दरअसल भारत के पास 7,500 किलोमीटर की समुद्र तट रेखा है, जिससे कि 3 करोड़ से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं। और साथ ही इससे मछुआरों की आय बढ़ेगी, साथ ही ब्लू इकोनॉमी यानी कि नीली अर्थव्यवस्था में भी बढ़ोतरी होगी, साथ ही निर्यात में वृद्धि होगी और मत्स्य पालन पर्यावरण अनुकूल भी होंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि एफएओ। अब ब्लू पोर्ट यह है क्या? तो दरअसल यह एक मछली पकड़ने की बंदरगाह होती है, जो कि समुद्री संसाधनों का संरक्षण करता है, साथ ही मछुआरों की आजीविका को भी मजबूत करता है, टिकाऊ मत्स्य प्रबंधन, सफाई, ट्रेसेबिलिटी और मूल्यवर्धन को भी सुनिश्चित करता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है समुद्री जीवन की रक्षा करते हुए मछली पकड़ना, साथ ही मछली के अंतर्राष्ट्रीय निर्यात को बढ़ावा देना। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था अंतर्राष्ट्रीय या फिर विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 21 सितंबर। अगला सवाल था, हाल ही में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला सवाल था, हाल ही में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगला सवाल था, हाल ही में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति महीने 1,000 राशि देने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, बिहार। अगला सवाल था, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, मोहनलाल। अगला सवाल था, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, स्मृति मंधाना।
अगला सवाल था हाल ही में कोल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी बी साईराम। अगला सवाल था हाल ही में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फंड में निवेश करने की घोषणा किस देश द्वारा की गई है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी ब्राजील। और लास्ट क्वेश्चन था विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 21 सितंबर।